मेरा नाम है तैयबा और आप देख रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। रोज़नामा दुनिया के आज के कॉलम्स। एम इब्राहिम खान की कॉलम आरई। तारीख़ इशाअत 7 जुलाई 2020। बीमार तेरे जान से गुज़र जाएं तो। ज़माने क्या बदलते हैं, नज़रें भी बदल जाती हैं और दोस्तियाँ भी। कोई कितनी ही कोशिश करके देखे, जब ज़माना करवट बदलता है तो बहुत कुछ उल्ट पुल्ट हो जाता है। अब फिर ज़माना बदल रहा है। वैसे तो खैर ज़माना कब नहीं बदलता, मगर जब बहुत बड़े पैमाने पर कुछ होता है तभी ये एहसास दामनगीर होता है कि कुछ हो रहा है। एक ज़माने के बाद किसी हकीकी बड़ी तब्दीली के आसार होएदा हुए हैं। दुनिया ने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ताकतों के रंग ढंग देखे हैं। एक सदी के दौरान भी ऐसा ही हुआ है। पहले यूरोप हर मामले में मुतसर्रिफ दिखाई दे रहा था, फिर अमेरिका आया और छा गया। साबिक सोवियत यूनियन की शक्ल में चंद यूरोपीय रियासतें मुत्तहिद होकर अमेरिका के सामने कुछ देर डटी रहीं, मगर फिर वो ज़मीनी हकीकतों का सामना न कर सकीं और वक्त के एक झटके में उनका भी काम तमाम हो गया। तब से अब तक अमेरिका बेलगाम है और बहुत हद तक यूरोप भी ऐसी ही कैफियत का हामिल रहा है। निशाने पर मुस्लिम दुनिया है। मुनज़्ज़म साजिश और गैर मामूली मनसूबा साजी के तहत इस्लाम को मगरबी तहज़ीब के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर पेश किया गया है, ताकि मुखासमत महज मुखासमत न रहे, नफ़रत में तब्दील हो और भरपूर रंग लाए। वक्त ने करवट बदलने की ठानी है तो वही सब कुछ हो रहा है जो ऐसे लम्हात में अब तक होता आया है। हर कमज़ोर पड़ती हुई सल्तनत यानी सुपर पावर अपने आप को बचाने और अपनी ताकत बरकरार रखने की खातिर हाथ पांव मारती है। अमेरिका भी ऐसा ही कर रहा है। यूरोप ने हकीकत को बहुत हद तक समझ भी लिया है और कबूल करने के मामले में भी उसे ज़्यादा तामुल नहीं। यूरोपीय कायदीन अच्छी तरह जानते हैं कि हालात बहुत बदल चुके हैं। अब अगर वो 50 साल पहले के माइंडसेट के साथ जिएंगे तो अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारेंगे। यूरोप में आबादी में इजाफे की रफ्तार ख़तरनाक हद तक कम हो चुकी है। बूढ़ों की तादाद बढ़ती जा रही है, दरमियानी उम्र के लोगों में तानाशानी बढ़ रही है और वो आबादी में इजाफे के हवाले से भी संजीदा नहीं। ऐसे में इफरादी क़ुव्वत का मसला वक्त गुजरने के साथ साथ संगीन शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। यूरोप के लिए बहुत मुश्किल मरहला है। इसकी मजमूई अस्करी ताकत घटती जा रही है। वो हर खित्ते पर मुतसर्रिफ होने की अहलियत नहीं रखता। यही सबब है कि यूरोपीय कायदीन ने रास्ता बदलते हुए नर्म क़ुव्वत को तरजीहात में सर फहरिस्त रखना शुरू कर दिया है। इल्म, फ़न और तिजारत और सकाफ़त के ज़रिए ख़ुद को नुमायाँ करना और दूसरे खित्तों से मामलत करना अब यूरोप की सबसे बड़ी तरजीह है। यूरोपीय कायदीन चाहते हैं कि हर फजूल अस्करी मुहिम जोई से ग्रेस किया जाए और असरी उलूम व फ़नून में पेशरफ्त के ज़रिए अपनी बात मनवाने और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की जाए। अमेरिका ने मामलात को समझने में वाज़ेह गलती कर दी है। जब भी किसी बड़ी ताकत का मामला गड़बड़ाने लगता है तब अक्ल सलीम का सहारा लेकर ताकत को बचाने की कोशिश की जाती है। हर मामले में अस्करी क़ुव्वत कारगर साबित नहीं होती। 19वीं सदी के अवाखिर में यूरोप की ताकत जब घुटने टेकने लगी तब अमेरिका को उभरने का मौका मिला। ऐसे में अमरीकी कायदीन के सिरों में खन्नास का समा जाना कुछ ज़्यादा हैरत अंगेज़ ना था। यूरोप ने अपना रास्ता उस वक्त भी बदला था और सकाफ़ती बढ़तरी का दायरा वसी तर करने पर तवज्जो दी थी। तब बहुत कुछ ईजाद होना बाकी था। यूरोप ने ईजादात को महज अस्करी क़ुव्वत में इजाफे का ज़रिया नहीं बनाया, बल्कि नई मनसूबा साजी के साथ सकाफ़ती बढ़तरी यकीनी बनाने पर खातिर ख्वाह तवज्जो दी। यूरोपीय अक़वाम चूँकि मुनज़्ज़म माशरा रखती थी और इनके तारीख़ भी थी, इसलिए उन्होंने ज़ेरे नगी खित्तों पर महज मुज़ालिम ढाने और उन्हें दबोचने पर इक्तफ़ा करना काफ़ी न समझा, बल्कि सकाफ़ती बढ़तरी का हसूल यकीनी बनाने को भी तरजीहात में शामिल किया। यही सबब है कि आज यूरोप बहुत से मामलात में वाज़ेह सकाफ़ती बढ़तरी का हामिल है और इस बढ़तरी के फ़ायदे भी बटोर रहा है। तालीम ही को ले लीजिए। इस मैदान में यूरोप दुनिया भर की पसमानदा उभरती हुई अक़वाम के लिए नमूना है। बुनियादी सहूलतों और इल्म दोस्त माहौल के एतबार से यूरोप अब भी बाकी दुनिया के लिए इंतहाई पुरकशिश है। अमेरिका इस मामले में बहुत पीछे रह गया है। उसकी तरफ लपकने वाले सिर्फ माशी फ़ायदे बटोरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कोई भी अमेरिका को किसी एतबार से काबिल फ़ख्र और इत्मीनान बख्श नमूना नहीं समझता। अमेरिका का रुख करने की ख्वाहिश इसलिए है कि वह वाहिद सुपर पावर है।
امریکی قیادت کو اس بات کا شدت سے احساس ہو چلا ہے کہ ثقافت کے حوالے سے بہتر پوزیشن یقینی بنانے پر پالیسی میکرز نے زیادہ اور یا خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔ امریکہ کے بانیان کی یہ سوچ تھی کہ اس خطے کو باقی دنیا کے لیے آزادی اور جمہوریت کا قابل فخر نمونہ بنائیں۔ ابتدائی دور میں امریکی قائدین کی کوشش رہی کہ ان کا ملک تمام بسے ہوئے ممالک کے لیے عرض معود ثابت ہو اور وہ ہر معاملے میں رہنمائی کے لیے امریکہ ہی کی طرف دیکھیں۔ یہ خواب تھا اور خواب ہی رہا۔ جب امریکہ میں فطری علوم و فنون کے حوالے سے غیر معمولی پیشرفت کی راہ ہموار ہوئی، تب پالیسی میکرز نے باقی دنیا کو اپنی مٹھی میں کرنے کی ٹھانی اور اہل امریکہ یعنی عوام محض تماشا دیکھتے رہے۔ 20ویں صدی کے آغاز تک امریکہ اچھا خاصا طاقتور ہو چکا تھا۔ تب یورپ میں شکست و ریخت کا عمل شروع ہو رہا تھا۔ یورپی طاقتوں کی باہمی رقابت نے پہلی جنگ عظیم کو راہ دی، جس نے یورپ کی عسکری اور سیاسی برتری کی بنیاد ہلا ڈالی۔ رہی صحیح کسر دوسری عالمی جنگ نے پوری کر دی۔ یورپ کے لیے یہ بہت مشکل مرحلہ تھا۔ دوسری جنگ عظیم نے یورپی طاقتوں کو اس قابل نہ چھوڑا کہ کئی خطوں پر اپنا تصرف برقرار رکھ سکیں۔ اب امریکہ کے ابھرنے اور سب سے بڑی طاقت کا روپ دھارنے کی باری تھی۔ یہی ہوا۔ یورپی طاقتوں کی تباہی نے امریکہ کو عالمی سیاست و معیشت میں خطرناک حد تک ابھرنے اور بیشتر معاملات پر متصرف ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اب چین کی شکل میں ایک بڑا حریف سامنے آیا ہے تو امریکہ کا اعتماد بھی ڈگمگا رہا ہے۔ بہت کچھ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ اپنی برتری کسی نہ کسی طور برقرار رکھنے کے لیے امریکہ جو کچھ بھی کر سکتا ہے اور کر رہا ہے، ہاں اس معاملے میں بدحواسی نمایاں ہے۔ جن ممالک نے امریکہ کے خوان نعمت سے وابستہ رہنے میں عافیت جانی تھی، انہیں ساتھ ملائے رکھنے کو امریکی پالیسی میکرز ترجیح نہیں دے رہے۔ سرد جنگ کے دوران امریکہ کے اتحادی قرار پانے والے اب بھی اس معاملے کے اس بات کے منتظر ہیں کہ امریکی پالیسی میکرز انہیں اہمیت دیں۔ پاکستان کو ہی لے لیجیے۔ ہماری ہر دور کی قیادت نے امریکہ کے دامن سے وابستہ رہنے کو ترجیح دی، مگر جواب میں کیا ملا؟ صرف ذلت۔ یہ روش اب بھی ترک نہیں کی جا رہی۔ جس نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے اور اس کا اتحادی یا پارٹنر رہنے کو ترجیح دی ہے، اسی کو امریکی قیادت نے ڈسا ہے۔ ہمارا بھی وہی حشر ہوا ہے جو دوسرے امریکی پارٹنرز کا ہوتا رہا ہے۔ بقول شاعر: اس نقش پا کے سجدے نے کیا کیا ذلیل۔ اس نقش پا کے سجدے نے کیا کیا ذلیل۔ خیر، وقت آ گیا ہے کہ ترجیحات کیا نئے سرے سے تعین کیا جائے اور نئے اہداف مقرر کیے جائیں۔ امریکہ اور یورپ سے تعلقات پر ہمارے پالیسی میکرز کو بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ نئی ابھرتی ہوئی قوتوں اور بالخصوص چین کے حوالے سے نئی سوچ اپنانے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کا ساتھ دینے والوں نے کیا پایا ہے؟ اپنے علاج کے لیے امریکہ سے رجوع کرنے والوں کا حال تو یہ ہوا ہے کہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں۔ فانی بدیونی نے کہا ہے: بیمار تیرے جاں سے گزر جائیں تو اچھا۔ بیمار تیرے جاں سے گزر جائیں تو اچھا۔ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، یہ مر جائیں تو اچھا۔ ایسے میں دانش کا تقاضا یہ ہے کہ جو تاحال جاں بلب ہیں وہ اپنی سوچ بدلیں، یعنی چارہ گر کی تبدیلی کے مرحلے سے گزریں۔ سننے کا شکریہ۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والے ہر آڈیو کالم، ایڈیٹوریل، اوپینین اور تمام آڈیو کتابوں سے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔